हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, क्योंकि सबसे पहले आज का टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 1 का। और अब जो चैप्टर आएंगे, अब जो वीडियोस आएंगी वो थोड़ी सी लंबी होंगी और पूरा ही चैप्टर उस पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, या तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे या आधा चैप्टर। बट अब कोई ऐसा रिस्पेक्टिव टॉपिक नहीं है कि आपको 1919 का एक्ट पढ़ना है या 1909 का एक्ट पढ़ना है या ये प्रोविज़न याद करने हैं। हालांकि अभी एक दो चैप्टर में थोड़े से आएंगे ट्रिकी चीज़ें, पर बाकी अब सिर्फ समझने वाले हैं। यहाँ तो आपको समझना भी था और थोड़ा सा मेमोराइज भी करना था। ओके, नाउ टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मैं आपको ये समझा दूं कि जनरली देखो, ब्रिटिशर से ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हमारे उससे जो लीडर्स होंगे कि आप चलो आज़ाद हो गए। ठीक है, आप आज़ाद हो गए, चलो कल से आप आज़ादी है। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए कोई प्रोविज़न होगा। क्या प्रोविज़न होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल पास होगा, उसको सभी जो हाउस ऑफ कॉमन होंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होंगे, उस पर साइन करेंगे, फेवर में होंगे, फिर बिल पास होगा और प्रेसिडेंट द्वारा यानी कि पीएम द्वारा साइन होगा। ओके, नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वीन है उनके द्वारा साइन होगा और रॉयल एसेंट मिल जाएगी। ठीक है, तभी तो वो क्या होगा, तभी तो बोलेंगे कि भारत को आज़ादी मिल गई। ओके, ऐसे ही थोड़ा ना बोल देंगे ना कि माउंट बैटन ने कहा कि चलो कल से आप आज़ाद हो। उसके लिए प्रोसीजर होता है, तो वही प्रोसीजर का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यानी कि 1947 में एक बिल पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि भारत को आज़ादी कब मिलेगी। ठीक है, अब उस समय के हमारे जो ब्रिटिश के पीएम हैं उनका नाम है क्लीमेंट एटली। ये डिक्लेयर करते हैं 20 फरवरी 1947 को कि क्या है, भारत में जो ब्रिटिश का रूल होगा वो ख़त्म होगा कब? 30 जून 1948 को। कब डिक्लेयर करते हैं? 20 फरवरी 1947 को। ओके, अब इसके पीछे ये आज़ादी मिलने के पीछे तो आपने हिस्ट्री में पूरा पढ़ ही लिया होगा कि आज़ादी कैसे मिली। अभी तो हम सिर्फ एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को हमारे ब्रिटिश के पीएम क्लीमेंट एटली जो हैं वो बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल हम ख़त्म कर देंगे 30 जून 1948 तक। ओके, ये उनका डिक्लेरेशन था। पर उस समय ही इतनी जल्दी से आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारी जो दूसरी लीग है, जो अभी का प्रेजेंट पाकिस्तान है, उनके जो लीडर हैं, मुस्लिम लीग है, वो पार्टीशन डिमांड कर रहे थे। यानी कि वो चाहते थे कि भारत दो पार्ट में डिवाइड हो, इंडिया और पाकिस्तान में। तो उसके बाद क्या हुआ, दिक्कतें आती हैं। उसके बाद फरवरी बीतता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, डेट आती है 3 जून 1947 को। अब यहाँ पर हमारा जो माउंट बैटन है वो एक प्लान लेके आते हैं, जिसमें पार्टीशन प्लान कहते हैं जिसे, और ये कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है और मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के पीछे भी बहुत ज़्यादा कारण है। मैं एक कारण सिर्फ वायलेंस बताऊंगा इसका। बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था, लोग इधर से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से इधर जा रहे थे। ठीक है, इसलिए आप हिस्ट्री में इसके रीजन पढ़ेंगे कि क्यों जो है गांधी जी हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया यूं ही। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये चीज़ें आपको ने पढ़ ली। अब मैंने ये कहा कि आपसे कि 1947 का जो ये एक्ट है एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या चल रहा होगा माहौल, उसमें ये बताता हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है, बोला जाता है कि यार भारत को आज़ादी देनी है, तो किस तरह से लाया जाएगा। तो 4 जुलाई 1947 को एक इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लाया जाता है। यानी कि एक पेपर है, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट है, सब लोग साइन करेंगे तो यस भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो वो बिल लाया जाता है 4 जुलाई 1947 को। जैसे अभी लेबर बिल्स आए हैं ना 2020 में, या फार्म बिल्स आए हैं, तो लोकसभा में पास हो रहे हैं, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास एसेंट। तो वैसे ही भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस बिल कब आया? 4 जुलाई 1947 को। ठीक हो गया। इसको रॉयल एसेंट कब मिली? इसको एसेंट मिली 18 जुलाई 1947 को। यानी कि जो हमारी क्वीन होंगी उस समय की, उन्होंने इसको रॉयल एसेंट कब दे दी? 18 जुलाई 1947 को। हालांकि यूपीएससी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कभी डेट नहीं पूछता आपसे कब मिली रॉयल एसेंट, बट पीसीएस में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हमारा ये पूरे बिल को फोर्स में आया था 15 अगस्त 1947 को, जिसके अकॉर्डिंग भारत को हमारी आज़ादी मिल चुकी है। अब ये मैंने यहाँ पर भारत को आज़ाद करा दिया है, बट यहाँ पर इस एक्ट के क्या आपको फीचर पता है जो आपसे पूछे जा सकते हैं? ठीक है,
तो वो फीचर अब हम डिस्कस करते हैं क्योंकि फीचर ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, देखो सबसे पहला फीचर है कि इस एक्ट के दौरान 15 अगस्त 1947 को भारत को एज ए इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट डिक्लेयर करा जाना था। ठीक है, इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट तो आज़ाद हो गया, सॉवरन स्टेट का मतलब होता है कि अपनी जितने भी पॉलिसीज होंगे, जितने भी डिसीजन होंगे वो खुद से ले सकेंगे, उसे बोलते हैं सॉवरन स्टेट। चाहे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो, इंटरनल कोई भी कानून हो, खुद के ऑटोनोमस डिसीजन लेंगे, उसे कहते हैं सॉवरन स्टेट हैं। यानी कि किसी के प्रेशर में आके नहीं करेंगे, किसी के सबॉर्डिनेट नहीं करेंगे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेने की जरूरत होगी, तो उसे कहते हैं सॉवरन स्टेट। ओके, दूसरा पॉइंट इस एक्ट का ये है, इस एक्ट में प्रोवाइडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा आप जिसे कह सकते हैं, इस एक्ट में लिखा गया था। क्यों लिखा गया था? क्योंकि मुस्लिम लीग यही चाहती थी। और इस पर यह बोला गया था राइट टू सेसीड फ्रॉम कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ है क्या? कुछ नहीं है। कॉमनवेल्थ एक ऐसे नेशंस हैं जो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे। हालांकि अभी हम कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं और हमने जैसे ही हमारा आज़ाद हुआ हमने कॉमनवेल्थ को, इंडिया एज ए नेशन को रेटिफाई कर दिया था। वो जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब जान लेंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ बहुत सिंपल है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो भी कॉलोनी रहा होगी ब्रिटिश की, उसे कॉमनवेल्थ बोला जाता है। ठीक है, तो इस एक्ट में ये बोला गया था कि भारत के पास एक चॉइस है कि आप कॉमनवेल्थ जो नेशंस का ग्रुप है उससे भी हट सकते हो, सिसीड कर सकते हो, आपके पास अधिकार है। और इंडिया का पार्टीशन होगा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लिखा गया था। ओके, नाउ आप सबको हमेशा दो ऑफिस के बारे में पता है, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दो स्टेट जो दो ये हैं डायरेक्ट ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थे, वाइसरॉय या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सिंपल सी बात है, भारत आज़ाद होगा तो एबोलिश कर दिया गया था इन ऑफिसेस को। ओके, उसके बाद इस एक्ट में गवर्नर जनरल जो हैं अपॉइंट होंगे ब्रिटिश किंग के द्वारा। आप कहेंगे यार अभी भी भारत आज़ाद हो गया है, भारत के लिए ही बिल है, पर उसमें ही अगर आप देखेंगे तो भारत नया नया आज़ाद हो रहा था, तो हमारे खुद लीडर ने कहा कि जो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे वो आप ही कीजिए, बट जो पूरी एडवाइस होगी डोमिनाइन कैबिनेट की होगी, मतलब जिसमें जवाहरलाल नेहरू होंगे और दूसरे कैबिनेट के मंत्री होंगे। ठीक है, डोमिनाइन कैबिनेट का मतलब जो यूनियन है, इंडिपेंडेंट यूनियन है भारत की, उसी के लीडर से एडवाइस देंगे ब्रिटिश किंग को कि हाँ आप इनको गवर्नर जनरल बनाइए। ठीक है, क्योंकि नया नया भारत आज़ाद हो रहा था, भारत के लीडर्स को उतना नहीं पता था, तो सिंपल सी बात है गवर्नर जनरल इसलिए माउंटबेटन ही रहते हैं। ओके ओके, उसके बाद इस एक्ट में नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, इस एक्ट में ये एम्पावर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली होगी वो संविधान बनाएगी और जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रीवियस एक्ट हैं उनको रिपील कर देगी। ठीक है, इस एक्ट में ये एम्पावर कर दिया गया था कि जो भारतीय सॉवरन स्टेट भारत है, इंडिपेंडेंट स्टेट भारत है, उसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी जो नया चैप्टर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ही पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो संविधान बनाएगी और जितने भी ब्रिटिश द्वारा पुराने एक्ट कोई भी कानून बनाया गया है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है कि वो कोई भी एक्ट को हटा सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, भारत आज़ाद हो रहा है तो ब्रिटिश के जो ऐसे एक्सप्लोइटेटिव एक्ट हैं वो क्यों रखेंगी, है ना। इस एक्ट में ये भी बोला गया कि जो भी आप गवर्नेंस करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर आप कर सकते हैं, क्योंकि 1935 का जो एक्ट है ना उस पर बहुत सारे प्रोविजन लिखे गए हैं जिसके बेसिस पर अभी प्रेजेंट का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो जब तक हमारा नया संविधान नहीं बन जाता, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये बोला गया कि जब तक हमारा नया संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत को आप गवर्न कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरी चॉइस भी नहीं थी। जब तक हमारा संविधान नहीं होगा तो इसी के प्रोविजन अच्छे हैं तो इसको हम यूज़ करेंगे गवर्नर की तरह। ओके, जो गवर्नर जनरल थे उनके पास पूरी पावर थी कि वो किसी की जो बिल है उसको असेंट दे सकते हैं, उसमें परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेटेड अगर बात करूं तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और जो प्रोविंशियल गवर्नर हैं उनको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला गया, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के फॉर्म में काम करेंगे, जिसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप कहोगे या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहोगे। ओके, नाउ उसके बाद जो भी मेंबर्स थे ना, सिविल सर्वेंट थे, जो भी काम करते आए थे, 15 अगस्त से पहले अपॉइंट हुए हैं, उनको फुल इंजॉय है, फुल बेनिफिट उनको मिलेगा, चाहे वो ब्रिटिशर्स होंगे चाहे इंडियंस होंगे। ऐसा नहीं कि यार
पहले जो डीएम होगा 15 अगस्त से पहले जो अपॉइंट होंगे उनको हटा दिया जाएगा, नहीं। जो मेंबर हैं सिविल सर्विसेज के जो भी अपॉइंट हुए हैं 15 अगस्त 1947 से पहले, दे वुड एंजॉय एवरी बेनिफिट टिल दैट टाइम, यानी कि अभी तक भी उनको जो है बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो ये वाला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद करना है वो कुछ ऐसे 3 पॉइंट याद करने हैं, फिर पहला चैप्टर हम खत्म कर देते हैं। और पहला चैप्टर आई थिंक आपको पूरा आ चुका है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनाइन ऑफ इंडिया। डोमिनाइन ऑफ इंडिया का मतलब पूरा सॉवरन स्टेट है, यूनियन ऑफ इंडिया जिसे अभी कह सकते हैं, ठीक है। और आज़ाद भारत के जो पहले पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। ओके, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगले वीडियो लेक्चर के लिए आप पहले से ही चैप्टर 2 को रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत मज़े आने वाले हैं अब इसके बाद तो बहुत अच्छा। क्योंकि एक्ट में ये पहला चैप्टर इतना ज़्यादा बोरिंग है पढ़ाने में भी, और आपको समझने में भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं बोलूँगा 1909 में क्या हुआ था तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। एक एक्ट के अच्छे से रिवाइज करने के लिए उसके पीछे के इवेंट भी आपको पता होने चाहिए, और दूसरा आप बार बार इनको रिवाइज कीजिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से मेमोराइज करने वाले, रटने वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बट कोई नहीं, लास्ट चैप्टर है, सरवाइव कर चुके हो, बधाई आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है 1946 में और बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनाइन, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट अभी बन के खड़ी होगी, ठीक है। बाद में अभी जो पार्लियामेंट हम देखते हैं वो एग्जैक्ट में जो पहला जो बेबी होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में पार्लियामेंट के फॉर्म में बनी थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत बड़ा काम है, संविधान को बनाना है। अभी जो हम संविधान देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। अभी जो हम ऑर्डिनरी लॉज देखते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया है, ठीक है। तो ये जितने भी एक्ट हैं वो मैं करा चुका हूँ और पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आप सर्वाइव कर चुके हैं पूरे एक्ट को। बट अब जो ये यहाँ से आने वाला है, ये इस पर फिर उसके बाद कुछ एक्ट के प्रोविज़न नहीं है। बस अब समझना है कि किसने क्या किया, क्योंकि अगला चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है पॉलिटी। अभी भी आई थिंक मैंने जितना भी इस एक्ट तक ये पूरे एक्ट तक यही सोचा कि कितना छोटा मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में बताने की कोशिश की, हर चीज़ समझाने का कोशिश किया, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छा भी लगा होगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और दूसरा, अगर जो डेडिकेटेड व्यूवर्स हैं, ठीक है, अच्छे से शेयर होती है वीडियोस बहुत सारे लोगों को आप प्रमोट करते हो, ठीक है। स्टेटस में भी लगाया करो अपने, ठीक है, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया करो। कोई एक टेलीग्राम यूपीएससी का ग्रुप होगा उस पर लिंक भेजा करो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट अगर ये यूट्यूब में मिल रहा है तो आपके शेयर के बेसिस पे, आपके लाइक या आपके कॉमेंट के बेसिस पे ही हम क्वालिटी ऑफ, ये डायरेक्टली देखो, ये मैथ का जैसा फॉर्मूला होता है ना, तो लाइक या कमेंट या शेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वालिटी ऑफ कंटेंट के। यानी कि आप जितना लाइक कमेंट शेयर करेंगे उतना ही हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट बढ़ेगा आपके लिए, ठीक है। हम और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके ही हाथ में है कि आपको इस लेक्चर के बाद कितने अच्छे जो हैं अच्छे जो लेक्चर चाहिए होंगे, ठीक है। बट हम यहाँ से पूरा अपना एफर्ट डालेंगे कि आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाया जाए। बट और अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आपको क्या करना है ये आपको पता है, ठीक है। लाइक कीजिए जाते जाते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 2 आएगा, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, जो अभी हमारा प्रेजेंट संविधान कैसे बना, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।